आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। हिंदू राष्ट्र ये शब्द और इसको लेकर लगातार उठ रही मांगे आपने भी जरूर सुनी होंगी। अक्सर इस मुद्दे को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। कभी साधु संतों की ओर से तो कभी हिंदू संगठनों की ओर से तो कभी राजनीति के गलियारों से भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर गाहे बगाहे कोई ना कोई चर्चा छिड़ ही जाती है। लेकिन बीते 2 दिनों में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जिस तरह का एक्शन रिएक्शन पूरी दुनिया ने देखा है, उससे अब ड्रैगन के भी धुएं छूट गए हैं और आग उगलने वाला चीन अब बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये मांग उठी है पड़ोसी देश नेपाल में। वही नेपाल जिसकी लगातार चीन से बढ़ती नजदीकियों ने भारत की टेंशन बढ़ा रखी थी, लेकिन अब उसी नेपाल के भीतर एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी के लिए यलगार हो चुका है। 9 मार्च 2025 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। ये भीड़ थी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों की। ज्ञानेंद्र शाह पश्चिमी नेपाल के दौरे से वापस लौटे तो इन हजारों समर्थकों ने रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आओ राजा, देश बचाओ और हम राजशाही चाहते हैं जैसे नारे खूब जोर शोर से लगाए गए। हालांकि इस दौरान कोई हिंसक घटना तो नहीं हुई, लेकिन हिंसा की चिंगारी जरूर भड़क गई। और फिर आखिरकार बीती 28 मार्च को हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और इसी के साथ नेपाल में राजशाही वर्सेस नेपाल की सरकार का मुकाबला खुलकर देखने को मिला। तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पत्रकार भी शामिल थे। बड़ी बात यह रही कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन हासिल है। जी हां, वही राजा जिनके वापस आने पर हजारों समर्थक नेपाल एयरपोर्ट पर इकट्ठे हुए थे। नेपाल में इस हिंसक झड़प के लिए लोकतंत्र समर्थक पार्टियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन दूसरी तरफ इन सब के बीच अब चीन की धड़कनें नेपाल के ताजा हालातों को देखकर जरूर ऊपर नीचे होने लगी है और लंबे वक्त से नेपाल को पूरी तरह अपने अंडर कंट्रोल लाने की कोशिशें फेल होती देखकर चीन पूरी तरह से बौखला गया है। तो आखिर नेपाल में उठी राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग से क्यों उड़ गई चीन की नींद? क्यों नेपाल में उठ गया जनता का ओली सरकार से भरोसा? और भारत पर क्या पड़ सकता है इस पूरे घटनाक्रम का असर? चलिए समझने की कोशिश करते हैं सारे पॉइंट्स इस खास रिपोर्ट में। नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर लोग उतर पड़े हैं, लेकिन इस बार मांग राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की वापसी की है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल का राष्ट्रीय झंडा और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन में पुलिस पर भी हमला किया गया। हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी हैं। लेकिन सवाल ये कि पहले जिस राजशाही को खत्म करने और देश में गणतंत्र लागू करने के लिए न जाने कितने प्रदर्शन हुए और कितने लोगों की जानें गई और आखिरकार 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो अब लगभग 17 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि राजशाही दोबारा लागू करने की मांग ने गृह युद्ध का रूप ले लिया है? तो चलिए जरा नेपाल के इतिहास के बारे में पहला थोड़ा समझ लेते हैं। नेपाल में 1951 में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में 2 बार निलंबित कर दिया गया। 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। नतीजा रहा कि 1990 में एक नया संविधान बना। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ, जिसका मकसद लोकतंत्र को बहाल करना था और 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल ने सितंबर 2015 में पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, लेकिन राजशाही समर्थक तब से राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, जब से नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस, जो कि 19 फरवरी को मनाया जाता है, उस पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की थी। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल में राजशाही का इतिहास काफी पुराना रहा है। यहाँ पर एक ही राज परिवार शाह वंश के सदस्यों का शासन रहा, जो कि खुद को प्राचीन भारत के राजपूतों का वंश मानते थे।
इन्होंने सन 1768 से साल 2008 तक यानी लगभग 240 सालों तक देश पर शासन किया। फिर 2008 में राजशाही को खत्म कर दिया गया और 28 मई को नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद की घोषणा के माध्यम से तत्कालीन हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। ज्ञानेंद्र शाह ने इसके बाद बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंप दी, जिसने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस तरह से नेपाल में एक दशक से चल रहा गृहयुद्ध उस वक्त समाप्त हो गया, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को राजमहल खाली करने को कहा गया। राजमहल खाली करने के बाद कुछ वक्त के लिए वो नागार्जुन पैलेस में रहे। इस पैलेस में पहले राज परिवार गर्मी की छुट्टियां बिताने आया करता था। अब यहीं पर वो स्थायी तौर पर रहने लगे और उन्होंने एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया। एक ऐसा आम नागरिक जिनके पास ना तो कोई शक्ति थी और ना ही कोई राज्य संरक्षण। इस बीच नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन चुका था। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र शाह कहीं भी दिखाई देना बंद हो गए। वैसे तो नेपाल में जब राजशाही खत्म करके लोकतंत्र लागू किया गया तो लोग काफी खुश थे, लेकिन बीते 17 सालों में कोई विकास नहीं देखने पर नेपाली जनता एक बार फिर से राजशाही के बारे में विचार करने लगी है। 2008 में राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद से देश में 13 सरकारें सत्ता में आ चुकी हैं। नेपाल में अब तक करीब सभी राजनीतिक पार्टियों को आजमाया जा चुका है एक बार फिर से, लेकिन अब यह हवा चल गई है कि राजशाही की बहाली से देश के हालात सुधर सकते हैं। तो वहीं नेपाल में राजशाही के साथ साथ हिंदू राष्ट्र वापस घोषित किए जाने की मांग एक बार फिर इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि जहां नेपाल हमेशा से दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा, तो अब वहां दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा है और यह भी विवाद का एक बड़ा कारण बना है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में 81% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद बौद्ध, इस्लाम और ईसाई थे, मगर हाल के सालों में ईसाई समुदाय के लोगों की देश में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इससे हिंदू और बौद्ध काफी ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। एक सर्वे में कहा गया कि नेपाल में हाल के कुछ सालों में करीब 7,758 नए चर्च बने। बड़ी संख्या में बौद्ध अब ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फिर से नेपाल में राजशाही स्थापित हो और धर्म के आधार पर ही उसकी पहचान तय हो। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल की इस अंदरूनी कलह के तार चीन से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। असल में नेपाल में ओली सरकार बनने के बाद से चीन के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं और वो लगातार नेपाल को कॉन्फिडेंस में लेते हुए अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ओली सरकार के आने के बाद शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट यानी कि BRI को मानो ऑक्सीजन मिल गई। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत में हुआ था। चीन के कर्जदार देशों की देखी जाए तो काफी लंबी फहरिस्त है। पाकिस्तान पर लगभग 3,000 करोड़ डॉलर, 6 बिलियन डॉलर बांग्लादेश पर और 8.9 बिलियन डॉलर श्रीलंका पर कर्ज है। अब बारी नेपाल की है और यहाँ आपको बता दें कि नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट भी चीन से लिए गए 215 मिलियन डॉलर के लोन पर बनाया गया है। इसके अलावा नेपाल चीन के बीच कुल 14 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं। इन क्रॉसिंग से दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। रसुआ गाधी में चीन नेपाल फ्रेंडशिप ब्रिज है। ये हाईवे सीधा काठमांडू को तिब्बत को जोड़ता है। पसांग लामू हाईवे नेपाल की राजधानी काठमांडू से चीन के कब्जे वाले तिब्बत तक पहुंचने वाला सबसे छोटा हाईवे है। यही नहीं, नेपाल की सेना चीन के साथ साझा अभ्यास करती है, लेकिन भारतीय सेना में नेपाली गोरखा को भर्ती के लिए नहीं भेजती। यहां तक कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान नेपाल सरकार का भारत की मदद से ज्यादा तरजीह चीन को देना था। चीन के बहकावे में लीपू लेक की भारतीय सड़क पर विवाद खड़ा करवाया गया। उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपने नए नक्शे में दिखाते हुए सदन से पास भी करवा दिया गया। चीन ने नेपाल में वन विलेज वन फ्रेंड अभियान की शुरुआत की। चाइना स्टडी सेंटर को नेपाल में एक्टिव किया। चीन ने नेपाल में डिजिटल वॉलेट अलीपे को लॉन्च किया। अलीपे और वीचैट ने डिजिटल पेमेंट के लिए आधिकारिक मंजूरी दी और बेशक ये सब चीन की साजिश का ही हिस्सा है भारत और नेपाल के बीच दूरी बढ़ाने के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर से फिलहाल जनता का भरोसा हट चुका है, जिसका फायदा नेपाली कांग्रेस और राजशाही का समर्थन करने वाली पार्टी को मिला है, जो कि देश में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी चाहते हैं।
जाहिर तौर पर चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों में लगातार नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को एक करने की कोशिश की है। उसने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीएन यूएमएल और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र यानी कि सीपीएन एमसी को फिर से एक साथ लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन दोनों पार्टियों के प्रमुखों खड्ग प्रसाद शर्मा ओली और सीपीएन एमसी के पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच की अहंकार की लड़ाई ने चीन की कोशिशों को पहले से भी हमेशा पानी फेरने का काम किया है। हालांकि नेपाल के 2015 के संविधान में राजतंत्र की वापसी की संभावना के लिए कोई जगह नजर नहीं आती, और अगर राजशाही को वापस लाना पड़ा तो ये इसके लिए एक नए संविधान की जरूरत होगी, और ऐसी स्थिति में एक बड़े विद्रोह की लगातार आशंका बनी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नेपाल में हालात काबू हो पाते हैं या फिर बद से बदतर, और चीन आगे क्या दांव चलता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।